दोस्तों यूपीपीएससी हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर एग्जामिनेशन के लिए अब सिर्फ 45 डेज का ही समय बचा हुआ है और इसमें अब कोई डाउट नहीं है कि जो हमारा एग्जाम है वो 4 अक्टूबर को ही होने वाला है। तो आप कमर कस लीजिए। अब आपको एक स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन की जरूरत है। अब तक आप क्या कर रहे थे? आप सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में पड़े थे और आप बेतहाशा तरीके से नोट्स को पढ़ रहे थे, मल्टीपल टाइम रिवाइज कर रहे थे। लेकिन अब आपको ये जानना जरूरी है कि आप क्या आपने जो पढ़ा हुआ है, आप उन फैक्ट से, डेटा से क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो आपको क्या करना है? अभी अभी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है और अपने प्रिपरेशन को एनालाइज करना है। राइट, तो इसलिए द ऑफिसर्स पॉइंट भी टेस्ट सीरीज शुरू कर दिया है, अगस्त से ही स्टार्टेड है और अब तक 4 टेस्ट हो चुके हैं और अगला टेस्ट भी शेड्यूल के हिसाब से कंटिन्यू रहेगा। जिससे आप क्या कर सकते हैं? टेस्ट सीरीज के माध्यम से ही, प्रैक्टिस के माध्यम से ही अब आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। राइट, और आपका परफॉर्मेंस क्या है आपको उसे एनालाइज करना है। राइट, तो अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो आप नीचे कमेंट, पिन कमेंट में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों आज का जो सिलेबस है, सॉरी, आज का जो सेशन है ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के सेशन में हम करंट अफेयर डिस्कशन करने वाले हैं। काफी टाइम से मैंने आपको करंट अफेयर के बारे में कुछ अपडेट दिया नहीं था, बट क्योंकि मैं इसे प्रिपेयर ही कर रहा था। देखिए, करंट अफेयर में आप जितना भी पढ़े उतना कम है। करंट अफेयर बहुत वास्ट होता है, बहुत डीप होता है ये। राइट, तो हम कभी भी 100% करंट अफेयर के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ये आपको एम भी नहीं रखना है। तो हमारा कोशिश ये होगा कि 60 से 70% जो करंट अफेयर क्वेश्चन हैं, मैक्स टू मैक्स आप इसे 80% ले जा सकते हैं। तो 80% करंट अफेयर के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर ले, ये हमारा ऑब्जेक्टिव एम होना चाहिए। और इसके लिए कितना कम से कम पढ़ना पड़े वो जरूरी है। तो इस पूरे करंट अफेयर को मैंने काफी अच्छे तरीके से प्लान किया है। इसमें मैंने वही चीजें शामिल किया है जो हेल्थ ओरिएंटेड हो, खासकर। ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम भी कैसा है? हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर का ये है। राइट, मैं आपको बता देता हूं पहले। देखिए, करंट अफेयर मैंने जनवरी 2026 से लेकर जुलाई 2026 के डेटा को ही लिया हुआ है। लास्ट 7 महीने का डेटा है। हालांकि इसमें अगस्त का डेटा मैं और भी ऐड करूंगा, बट तब तक आप इसे कंप्लीट करिए। मैं अगस्त के डेटा पर काम कर रहा हूँ और इस करंट अफेयर को मैंने 8 पार्ट में डिवाइड किया है। जो फर्स्ट पार्ट है, भाग 1 है, ये है स्वास्थ्य समसामयिक घटना, यानी कि हेल्थ से रिलेटेड जो देश दुनिया भर में जो इनिशिएटिव्स हैं, जो पॉलिसीज हैं, उसको मैंने इसमें रखा हुआ है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड है पोषण एवं खाद्य सुरक्षा पर, यानी कि न्यूट्रिशन एंड फूड सेफ्टी से रिलेटेड जितनी भी घटनाएं न्यूज में थी उनको शामिल किया गया है। थर्ड है महिला बाल एवं सामाजिक कल्याण। राइट, यानी कि वेमेन, चिल्ड्रन एंड सोशल वेलफेयर से रिलेटेड चीजें इसमें शामिल हैं। इसके बाद है ये नेशनल लेवल का, यानी कि पुरस्कार, सम्मान, नियुक्तियां, रिपोर्ट्स एवं रैंकिंग। राइट, खासकर स्वास्थ्य से रिलेटेड। और जो पार्ट 5 है, भाग 5, इसमें शामिल है साइंस, टेक्नोलॉजी, पर्यावरण, अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य से रिलेटेड घटनाएं। एंड भाग 6 काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें उत्तर प्रदेश में जो स्वास्थ्य या स्वास्थ्य प्रशासन से संबंधित जो न्यूज है, घटनाएं हैं, उसको शामिल किया गया है। और पार्ट 7 में यहाँ पे जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, स्कीम्स हैं, ठीक है, और ये डेवलपमेंट्स हैं, इसको शामिल किया गया भाग 7 में। और भाग 8 में है यहाँ पे सोशल इश्यूज वाले मुद्दे, मानसिक स्वास्थ्य हो गए, सीनियर सिटीजन, बच्चे एवं स्वास्थ्य शिक्षा, यानी कि हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड डेटा यहाँ पे शामिल है। और इन सब के अलावा एक और डेटा है, एक और सेक्शन है जो है मिसलेनियस, यानी कि विविध का सेक्शन है। और इन सेक्शंस में, इन पार्ट्स में जो डेटा नहीं आते हैं उनको मैंने अलग से मिसलेनियस का सेक्शन बनाया है, उसमें वो सारे शामिल है ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर कवर हो जाए। ये मेरा कोशिश है। ठीक है, और आज के सेशन में मैं क्या करूंगा? मैं आपको भाग 1, जो पार्ट 1 है, इस पार्ट 1 के जितने भी डेटा हैं वो मैं आपके सामने डिस्कशन करूंगा ताकि आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं कि करके हर एक पार्ट पर। तो आज के लिए मैं भाग 1 कवर करूंगा और मैं कोशिश ये जरूर करूंगा कि सारे के सारे जो 8 पार्ट्स है इसे मैं कंप्लीट करा दूं। ठीक है, हालांकि मैं आपको गारंटी तो नहीं दूंगा, बट मैं कोशिश जरूर करूंगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं। अच्छा, रही बात दूसरा, जो हमारा लेक्चर है वो साइकोलॉजी वाला, 2 लेक्चर भी बाकी है। राइट, और इसे भी मैं जल्दी कवर करा दूंगा, या तो इसे कोमल मैम कवर करा देंगे। ठीक है, ठीक है, शुरुआत करते हैं। ये है पार्ट 1, यानी कि भाग 1, जो कि हेल्थ करंट अफेयर्स है, यानी कि स्वास्थ्य समसामयिक घटना इसमें शामिल है। एक एक करके हम डिस्कशन करते हैं। ओके, इसमें फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रमुख राष्ट्रीय स्वास्थ्य पहल एवं संस्थागत विकास, यानी कि मेजर हेल्थ इनिशिएटिव्स एंड गवर्नेंस। देखिए, जो पेड बैच में मैंने करंट अफेयर का नोट्स दिया है, ये हिंदी और इंग्लिश वाला अलग अलग नोट्स है।
ठीक है, अलग अलग पीडीएफ में दिया हुआ है, बट यहाँ पे मैं आपके सामने हिंदी वाला सेक्शन लाया हूँ और मैं इसे बाइलिंगुअल तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। राइट, शुरू करते हैं। पहला क्या है? पहला है प्रोस्टेट कैंसर हेतु पहली रेडियो लिगैंड थेरेपी। ठीक है, यहाँ पे जो एडवांस्ड प्रोस्टेट कैंसर के उपचार के लिए भारत सबसे पहला ऐसा देश बन गया है जो रेडियो लिगैंड थेरेपी को यूज करेगा। ओके, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वैश्विक स्तर पर काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्योंकि पूरे वैश्विक स्तर पर भारत ही क्या बना है, ये ऐसा पहला देश बना है जो रेडियो लिगैंड थेरेपी को यूज करेगा। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट है, ये प्रोस्टेट कैंसर, प्रोस्टेट क्या होता है, ये मेल्स में, पुरुषों में एक ये ऑर्गन होता है। ठीक है, ये ऑर्गन होता है और ये रिप्रोडक्शन से संबंधित है, यानी कि ये आपके समानल वेसिकल में जो स्पर्म का फ्लो है, इसको मेंटेन करता है। ठीक है, इसको भी प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, यानी कि इन शॉर्ट ये क्या है, रिप्रोडक्शन से संबंधित ये ऑर्गन है और ये सिर्फ मेल्स में होता है। इसमें कैंसर होने की जो ये चांसेस है, ये बहुत आम है पुरुषों में, प्रोस्टेट कैंसर। ठीक है, इसलिए इसको शुरू किया गया है। दूसरी बात, ये रेडियो लिगैंड थेरेपी क्या है वो समझते हैं। देखिए, ये एक न्यूक्लियर मेडिसिन है, ये बेसिकली ये एक टारगेटेड थेरेपी है। मतलब क्या, रेडियो लिगैंड इसमें क्या, इसमें लिगैंड होता है सबसे पहले। तो लिगैंड एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कैंसर के सेल्स में, कोशिकाओं में सटीक तरीके से जाके चिपक जाता है। राइट, कैंसर के सेल्स में चिपक जाता है ताकि जब भी रेडिएशन दिया जाए उस कैंसर को सेल को मारने के लिए, तो वो जो रेडिएशन है वो डायरेक्टली उस उस चिपके हुए लिगैंड पर पड़े, उस मॉलिक्यूल पर पड़े, ताकि सिर्फ कैंसर के सेल ही मरे रेडिएशन की वजह से, है ना। जो हमारे हेल्दी टिश्यूज हैं उनको कोई नुकसान ना हो, ये है रेडियो लिगैंड थेरेपी, यानी कि ये टारगेटेड थेरेपी है। इसमें कैंसर को मारने के लिए काफी अच्छे तरीके से टारगेट किया जाता है ताकि हमारे जो स्वस्थ सेल हैं, जो नॉन कैंसर सेल हैं, उनको नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, तो ये हुआ रेडियो लिगैंड थेरेपी। नेक्स्ट, ये फर्स्ट रहा। सेकंड की बात करते हैं, राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग यानी कि नेशनल डेंटल काउंसिल की बात करते हैं। तो केंद्र सरकार ने 19 मार्च 2026 को डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया को रिप्लेस करके नेशनल डेंटल कमीशन की स्थापना की, यानी कि राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग की स्थापना किया है। ये क्या है, देखिए, जो एनडीसी है यानी कि नेशनल डेंटल कमीशन है, इसका काम क्या है? इसका काम क्या है कि देश में जो डेंटल एजुकेशन है या क्लिनिकल ट्रेनिंग है या मुंह से संबंधित जो हेल्थ केयर प्रैक्टिस है, उनको रेगुलेट करना, उनको कंट्रोल करना और पारदर्शिता लाना। राइट, और इसीलिए इस कमीशन को स्टैब्लिश किया गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कब स्टैब्लिश किया गया, इंपॉर्टेंट क्या है, 19 मार्च 2026 को। ठीक है, ओके, यानी कि ये बेसिकली डेंटिस्ट फील्ड में, डेंटिस्ट एजुकेशन के फील्ड में, डेंटल एजुकेशन के फील्ड में एक ये शिक्षा का ही आधुनिकीकरण है बेसिकली। राइट, ओके, नेक्स्ट, कैंसर को अधिसूचित बीमारी का दर्जा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो तेलंगाना सरकार ने आधिकारिक रूप से, ऑफिशियल तरीके से कैंसर को एक अधिसूचित बीमारी यानी कि नोटिफाइबल डिजीज डिक्लेयर करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। कौन सा राज्य? तेलंगाना। ओके, तेलंगाना। अब ये समझिए कि ये नोटिफाइबल डिजीज क्या होता है। राइट, ये नोटिफाइबल डिजीज क्या होता है, देखिए, ये एक ये कानून क्या करेगा, ये कानून क्या करेगा कि जिस किसी भी मरीज को, ठीक है, कैंसर हुआ है, भले ही वो सरकारी अस्पताल में एडमिटेड है या पैथोलॉजी रिपोर्ट में उनका कैंसर डायग्नोस हुआ है या तो प्राइवेट हॉस्पिटल में है, जहां भी ये पहचान होगा कि किसी पेशेंट को कैंसर हुआ है, तो वो जो इंस्टीट्यूशन है वो उस पेशेंट की जानकारी राज्य सरकार को सौंपेगी और ये मैंडेटरी होगा। ये क्या होगा? जरूरी होगा, मैंडेटरी होगा। ओके, इससे क्या होगा? ये इस कानून के अंतर्गत ये प्रावधान है कि भाई उस हॉस्पिटल को या उस क्लिनिक को उस पेशेंट से संबंधित पूरी डेटा क्या करना है, राज्य सरकार को सौंपनी है, सूचित करना है कि भाई इस पेशेंट को क्या हुआ, कैंसर हुआ। इससे क्या होगा? तो सरकार के पास कैंसर से रिलेटेड सारे डेटा इकट्ठे हो जाएंगे और सरकार इसकी स्क्रीनिंग करने में, ठीक है, इसके लिए रिसोर्सेज एलोकेशन करने में, यानी संसाधन के आवंटन में सरकार को हेल्प मिलेगी। ठीक है, और इसके रोकथाम में ये एक बहुत इफेक्टिव तरीका साबित हो सकता है। राइट, ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। थर्ड, भारत का पहला एआई क्लिनिक, वेरी इंपॉर्टेंट, पहला है, इस वजह से काफी इंपॉर्टेंट है। राइट, ओके,
तो राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि GIMS, जो कि ग्रेटर नोएडा में स्टैब्लिश है यूपी में, इसने 2 जनवरी 2026 को देश का पहला एआई क्लिनिक स्थापित किया है। फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये क्लिनिक है। ये क्या है, इसका उपयोग क्या समझते हैं? देखिए, ये जो क्लिनिक है ये एआई का यूज करके, यानी कि एआई के जो एल्गोरिदम्स है उसका यूज करके मरीजों की जो एक्सरे होती है, सीटी स्कैन होती है, ईसीजी रिपोर्ट हो गई, या जो इनिशियल रिपोर्ट्स है, राइट, इसको बहुत तेजी से ये विश्लेषण करेगा, मतलब इसको एनालाइज करेगा, ठीक है। और जिसकी वजह से क्या होगा, डायग्नोसिस का यानी कि उपचार का समय घटेगा। मतलब आप क्या करोगे, पहली बार डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर आपको टेस्ट लिखेगा। दूसरी बार जब आप डॉक्टर के पास 1 हफ्ते के बाद जाओगे या कुछ दिन के बाद जाओगे, तब आपको डॉक्टर बताएगा कि आपको ये बीमारी है। फिर डॉक्टर क्या करेगा, 2-4 दिन आपको देखेगा कि कौन सी दवाई चलनी चाहिए, थोड़ा दवाई देके ट्रायल करेगा, उसके बाद आपको फिर से बुलाएंगे, ठीक है। तो ये जो पूरा समय है, जो कैंसर के या जो कैंसर के उपचार का जो समय है, इससे ये समय घट जाएगा। आप अपना रिपोर्ट सीधा सीधा आप एआई को बता दीजिए, वो एआई खुद ही आपको बता देगा कि आपको ये दिक्कत है, आपको ये मेडिसिन या इस डॉक्टर से विजिट करने की जरूरत है, राइट। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये भारत का ये पहला एआई है, ओके, जो कि ग्रेटर नोएडा ये यूपी में है। तो उत्तर प्रदेश में है, जिस वजह से ये और खास बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय। भारत का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय यानी कि म्यूजियम ऑफ मेडिकल आर्काइव्स, ठीक है, मई 2026 में केरल में स्थापित हुआ। कहां पे? केरल में स्थापित हुआ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या समझते हैं, म्यूजियम ऑफ मेडिकल आर्काइव्स, ओके। ये बेसिकली क्या है, एक म्यूजियम है, मतलब मेडिकल से रिलेटेड, और ये क्या है, ये निजी है, ठीक है। ये क्या है, ये प्राइवेट है। जो क्या करेगा, जो ऐतिहासिक चिकित्सा पद्धतियां हैं, मतलब जो हिस्टोरिकल मेथड्स है इसके ट्रीटमेंट के और क्लिनिकल मेथड्स के, इनका इनका जो दस्तावेज, इनके जो डॉक्यूमेंट्स है, उनको प्रिजर्व करेगा, ठीक है। इनको क्या करेगा, ये प्रिजर्व करेगा। ये एक म्यूजियम है बेसिकली। कहाँ ओपन किया गया है? केरल में स्टैब्लिश किया गया है। नेक्स्ट, आयुष्मान भारत कार्यान्वयन हेतु स्कॉच अवार्ड। ये क्या है? स्कॉच अवार्ड है, जो कि जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिले पुंछ को आयुष्मान भारत योजना के उत्कृष्ट क्रियान्वयन हेतु प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड प्रदान किया गया, राइट। किसको प्रदान किया गया? जम्मू कश्मीर का जो इलाका है पुंछ, काफी ये न्यूज में भी रहता है पुंछ एरिया, राइट। इस वजह से एग्जाम में भी आने की पॉसिबिलिटीज काफी हाई है, राइट। तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो क्या किया गया है, पुंछ को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, स्कॉच, ठीक है, ओके। ये क्या करता है, देखिए, अच्छा, क्यों किया गया बेसिकली, जो जो जम्मू कश्मीर का जो पुंछ इलाका है, जो पुंछ डिस्ट्रिक्ट है, ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 100% कवरेज को प्रभावी तरीके से ग्राउंड लेवल पर इसने डिलीवरी किया हुआ है, ठीक है। इसलिए इसको स्कॉच अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। नाउ नेक्स्ट, महर्षि सुश्रुत, महर्षि सुश्रुत प्रतिमा, ओके। तो शल्य चिकित्सा के जनक यानी कि फादर ऑफ सर्जरी कौन है? महर्षि सुश्रुत हैं, कि 90 किलोग्राम कांस्य प्रतिमा का अनावरण यूनाइटेड किंगडम में किया गया। इंपॉर्टेंट, ठीक है, बिकॉज इंडियन इस सेंट का, संत का, महर्षि का जो प्रतिमा है वो यूके में इसे स्टैब्लिश किया जाएगा, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लीजिए। नाउ, ये रहा हमारा कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स मेडिकल फील्ड से रिलेटेड। अब हम सेकंड पे आते हैं, हालांकि ये पूरा का पूरा फर्स्ट ही है, पार्ट 1 ही है। अब इसमें हम सेकंड में हम क्या बात करेंगे, इसमें हम डिजिटल स्वास्थ्य एवं तकनीक की बात करें, यानी कि डिजिटल हेल्थ एंड हेल्थ टेक्नोलॉजी को डिस्कस करते हैं, ओके। फर्स्ट क्या है, आरोग्य सेतु 2.0 का शुभारंभ, ओके। तो 29 जून 2026 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा द्वारा विज्ञान भवन नई दिल्ली से लॉन्च किया गया। ये क्या है समझते हैं, ओके। इसमें बेसिकली क्या होगा, पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड यानी कि PHR ऐप इसमें शामिल है। ये क्या करेगा, ओके। अब बेसिकली ये जो PHR ऐप है, इसे, ये क्या है, ये कोविड ऐप, कोविड ट्रैकिंग ऐप से बदलकर इसे पूर्ण तरीके से ये क्या कर दिया गया है, डिजिटल हेल्थ लॉकर बना दिया गया है, ठीक है। ये पहले बस कोविड ऐप हुआ करता था, बट इसे क्या कर दिया गया, डिजिटल हेल्थ ये लॉकर बना दिया गया है। सेकंड, इसमें क्या है, आभा एकीकरण। ये क्या है, आभा मतलब क्या है, इसका फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आभा का फुल फॉर्म क्या है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आभा
ओके, तो आभा जिसमें 14 डिजिट्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि आभा में कितने डिजिट्स होते हैं। तो आभा में 14 अंक, ये डिजिटल क्या है, ये आइडेंटिफायर, जिस तरीके से आपके आधार कार्ड का नंबर होता है, ठीक है, उसी तरीके से आपका आभा नंबर भी होता है। तो इसके जरिए मरीज के लैब टेस्ट हो गए, प्रिस्क्रिप्शन हो गए और डिस्चार्ज की जो समरी है, ये डिजिटल तरीके से सेव किए जाएंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि डॉक्टर ने जो आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया है, ठीक है, जो चिट्ठी लिख के दी है या आपने जो भी टेस्ट कराए हैं, ये आपसे खो जाता है। तो अब ऐसा नहीं होगा, आपका वो जो पूरा डॉक्यूमेंट है, वो एकीकृत तरीके से एक ही जगह पर सेव हो जाएगा, ताकि जब भी आप डॉक्टर के पास जाएं, तो बस आप डॉक्टर को अपना आभा नंबर बताएं और उस डॉक्टर के पास आपका पूरा का पूरा जो मेडिकल हिस्ट्री है, ये खुल जाएगा। ठीक है, इससे डॉक्टर को भी हेल्प मिलेगी आपके ट्रीटमेंट में, राइट? ओके, ऑलराइट। नेक्स्ट क्या, स्कैन एंड शेयर, मतलब यहाँ पे क्या होगा, अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में कतार मुक्ति, त्वरित बाह्य रोगी पंजीकरण की सुविधा। मतलब क्या? ओके, मतलब बेसिकली क्या होता है कि ओपीडी रजिस्ट्रेशन के लिए जब आप अब यहाँ पे क्या करोगे, क्यूआर कोड को सिर्फ आप स्कैन करो और अपने डिटेल्स शेयर कर दो। अब आपको लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, आप क्यूआर कोड को शेयर करो, आप अपने डिटेल्स उनको हॉस्पिटल में बता दो, ठीक है, ताकि वो आप प्लानिंग कर सके कि आपको किस डिपार्टमेंट में किस डॉक्टर के पास भेजना है, राइट? ओके, नेक्स्ट, अगला क्या है, डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, ईबीडीएम की प्रगति। जून 2026 तक कितनी प्रगति हुई है ये समझते हैं। तो अब तक बेसिकली 90 करोड़ से अधिक आभा अकाउंट्स ओपन हो चुके हैं। 90 करोड़ से ज्यादा आभा अकाउंट खुल चुके हैं और 38 करोड़ से ज्यादा एक्टिव आभा आईडीज हैं, मतलब ये आभा आईडी यूज हो रहा है 38 करोड़ से ज्यादा, राइट? तो ये इसका रिपोर्ट है, मैं इधर लिख देता हूं, ये पूछा जा सकता है। अच्छा, लिखा ऑलरेडी। तो 90 करोड़ से अधिक क्या है, आभा अकाउंट खुल चुके हैं और 38 करोड़ से अधिक क्या है, ये आईडी सक्रिय है और 4 लाख से अधिक पंजीकृत स्वास्थ्य सुविधाएं यानी कि रजिस्टर्ड हेल्थ फैसिलिटीज और 9.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड डॉक्टर यहाँ पे स्टैब्लिश हो चुके हैं। तो ये हमारा रहा आभा, ठीक है, डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का ये रिपोर्ट। ओके, नेक्स्ट, अगला है अन्य डिजिटल स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म, यानी कि कुछ और डिजिटल स्वास्थ्य हेल्थ प्लेटफॉर्म की बात करते हैं। तो पहला है नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज। नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज, इसमें क्या है, अस्पतालों और बीमा कंपनियों के मध्य दावों के मानकीकरण, त्वरित निपटान एवं त्रुटियों को कम करने हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है और जो हॉस्पिटल्स होते हैं, उनके बीच में जो कम्युनिकेशन गैप होता है, कुछ डॉक्यूमेंट अगर आपका पेंडिंग है, तो हेल्थ इंश्योरेंस की जो कंपनियां हैं वो आपके डॉक्यूमेंट को रिजेक्ट कर देती है, या तो आपको जो रिम्बर्स करने का जो फैसिलिटी होता है, मतलब जो पैसे देने की अ, ये होती है, पैसे देने की जो सुविधा होती है, इसमें बहुत ज्यादा समय लग जाता है। तो इस चीज को कम करने के लिए क्या किया गया है, इसके लिए एक प्लेटफॉर्म बना दिया गया है, राइट? जहाँ पे ये बहुत जल्दी क्लेम आपका क्या हो जाएगा, रजिस्टर हो जाएगा और आपको रिम्बर्समेंट भी मिल जाएगा जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस के लिए आप क्लेम करते हो तो, ठीक है? और ये बेसिकली पेपरलेस होगा, है ना? ये किसके बीच में है, अस्पतालों के बीच में है और बीमा कंपनियों के मध्य में है ये, NHCX। ऑलराइट, नेक्स्ट क्या है, मानकीकृत टूल्स, यानी कि ड्रग रजिस्ट्री, भारत हेल्थ टर्मिनोलॉजी सर्विस, कॉमन LOINC, आयुष्मान सारथी चैटबॉट एवं ई सुश्रुत क्लिनिक। ये क्या है, कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लॉन्च किए गए हैं जो हेल्थ से संबंधित है, ठीक है? ये आप समझ लीजिए, ये जो फर्स्ट है BHTS एंड CLCI, ये क्या है, BHTS एंड CLCI। ओके, ये बेसिकली लैब टेस्ट से संबंधित है, ठीक है? मतलब लैब टेस्ट के नेशनल राष्ट्रीय मानकीकरण हेतु ये क्या है, कोडिंग सिस्टम है। आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, ग्रामीण स्वास्थ्य में ड्रोन तकनीक, एक ये इंडियन स्टार्टअप है जिसे आप एयर बाउंड कहते हैं। एयर बाउंड द्वारा ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में रक्त व जीवन रक्षक दवाओं की त्वरित आपूर्ति हेतु समर्पित ड्रोन नेटवर्क विकसित किया गया है, राइट? ठीक है, बेसिकली क्या होता है, जो दूर दराज के जो PHC होते हैं, यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं, वहां पे ये ब्लड सैंपल कलेक्ट करना और जो इमरजेंसी मेडिसिन होता है, इन सबको पहुंचाना बहुत टाइम टेकिंग है, बहुत समय लेता है, बहुत डिफिकल्ट होता है।
तो क्या होगा, अब ड्रोन के माध्यम से इस प्रोसेस को फास्ट किया जाएगा कि ड्रोन के माध्यम से जो ब्लड सैंपल हैं, पैथोलॉजी के जो सैंपल हैं, उसे कलेक्ट करके अच्छे हॉस्पिटल में या जो बड़े पैथोलॉजिकल सेंटर है वहां पहुंचाया जाएगा, ताकि जो पेशेंट का रिपोर्ट है वो जल्दी आ जाए, और जो इमरजेंसी मेडिसिन होती हैं वो जो दूर दराज के इलाकों में नहीं पहुंच पाती हैं, उनको भी ड्रोन के माध्यम से पहुंचाया जाएगा। तो ये एयर बाउंड नाम का जो स्टार्टअप है, इसे लॉन्च किया गया है। ओके, तो ये है एयर बाउंड ड्रोन नेटवर्क, ये मेडिकल से रिलेटेड है। नेक्स्ट, चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान एवं नवाचार यानी कि मेडिकल साइंस एंड इनोवेशन से रिलेटेड क्या पहल है उसको देखते हैं। पहला है विश्व की सबसे लंबी रोबोटिक कार्डियक सर्जरी, टेली सर्जरी। ये इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। ये विश्व की सबसे लंबी है तो इंपॉर्टेंट हो गई है। ये क्या समझते हैं? कार्डियक सर्जरी मतलब ये हार्ट सर्जरी है, रोबोटिक है मतलब ये रोबोट के माध्यम से टेली सर्जरी किया गया है, मतलब डॉक्टर दूर बैठे हैं और वहीं से वो रोबोट के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से वो सर्जरी कर रहे हैं। ठीक है, तो डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव ने जॉर्ज टाउन, गुयाना, नहीं प्रयागराज वाला जॉर्ज टाउन नहीं, ये गुयाना का एक देश है। तो डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव ने गुयाना से बैठकर इंदौर के मध्य विश्व की सबसे लंबी दूरी की सफल रिमोट रोबोटिक हार्ट सर्जरी की है। राइट, मतलब इतनी लंबी दूरी यहां बैठकर, ठीक है, और इंदौर में पेशेंट की ये सर्जरी की है, वो भी रोबोट से। राइट, ओके। इसमें क्या होता है, जो सर्जन होते हैं ये पास में मौजूद ना होकर, बल्कि एक हाई स्पीड जो नेटवर्क होता है और रोबोटिक आर्म्स होते हैं, ठीक है, उसके माध्यम से सर्जरी किया है। काफी इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्टर का नाम आप याद रख लीजिए। और किस किस बीच में हुआ था, मतलब जॉर्ज टाउन और इंदौर के बीच में ये हुआ था। नेक्स्ट, क्लियर प्रोटीन इमेजिंग तकनीक। ठीक है, ये क्या है प्रोटीन इमेजिंग तकनीक? बेसिकली क्लियर क्या है? ये क्लियर मतलब क्लीवेबल लाइट इरेज्ड एंटीबॉडी रिपोर्टर। ये एक नई तकनीक विकसित की गई है। ये है क्या, समझते हैं? देखिए, ये जो क्लियर टेक्नोलॉजी है, ये एक बायोलॉजिकल ब्लैक बोर्ड की तरह काम करता है ना। इसमें क्या करते हैं, यूवी लाइट का उपयोग करते हैं और बिना टिश्यूज को नुकसान पहुंचाए, ठीक है, बिना टिश्यूज को नुकसान पहुंचाए क्या किया जाता है, जो जो हार्मफुल टिश्यूज होते हैं, जो हार्मफुल सेल्स होते हैं, उसको इरेज कर दिया जाता है, उसको उसे मिटा दिया जाता है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, और बेसिकली ये जो दिमाग से रिलेटेड बीमारियां हैं, मतलब एक तो न्यूरोलॉजिकल जो विकार हैं, और जैसे कि पार्किंसंस हो गया, अल्जाइमर हो गया, और ब्रेन कैंसर हो गया, इन सबसे रिलेटेड बीमारियों में काफी ये हेल्पफुल है। राइट, नेक्स्ट, अगला है मानव ब्रेन स्टेम 3D एटलस। तो आईआईटी मद्रास द्वारा विश्व का सबसे विस्तृत 3D ब्रेन स्टेम एटलस जारी किया गया है। किसने जारी किया है? आईआईटी मद्रास ने जारी किया गया है, मद्रास ने जारी किया है। राइट, अच्छा, बेसिकली इसमें क्या होगा, ठीक है, बेसिकली इसमें क्या होगा, जो हमारा जो सांस लेने की गति है, सांस लेने की गति और हृदय की जो गति है, ठीक है, इसके बीच में ये क्या करता है, कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करने का काम करता है। ओके, और इसको कंट्रोल करता है। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, मानव ब्रेन स्टेम 3D एटलस। राइट, नेक्स्ट है एआई जनरेटेड सुपर वैक्सीन, ऑल्सो इंपॉर्टेंट। एआई के माध्यम से वैक्सीन को जनरेट किया गया है। देखिए, एआई का इस्तेमाल हर एक फील्ड में, हर एक जगह पे बहुत अच्छे से हो रहा है। राइट, तो आप आपको अपने स्टडीज में भी, आपको अपनी पढ़ाई में भी एआई का भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। एक बहुत अच्छा टूल है दोस्तों। एआई के माध्यम से लोग यूपीएससी एग्जाम क्लियर कर रहे हैं, वो अपने इंटरव्यूज में इस चीज को बता भी रहे हैं कि हमारा जो तैयारी है वो एआई के माध्यम से बहुत मजबूत हो गया और एआई ने हमारी बहुत मदद की है। तो आप लोग इतना पीछे क्यों हैं? आपको लगता है कि एआई का जो कंटेंट है ये क्या है, फालतू है, इस पे हम भरोसा नहीं कर सकते? ऐसा नहीं। देखिए, एआई को यूज कैसा करना है ये अपने आप में एक स्किलफुल काम है ना। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी एआई पे डाला है और वहां से आपको ये मिल जाएगा, नहीं। वो डेटा आपको किस तरीके से चाहिए, ये उसमें इनपुट देना बहुत जरूरी है। ये एक बहुत ही स्किल भरा काम है, ये आपको पहले आना चाहिए। राइट, ओके, नेक्स्ट। तो एआई जनरेटेड क्या है, ये सुपर वैक्सीन है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यूके, यानी कि उत्तराखंड नहीं, ये है यूनाइटेड किंगडम। यहाँ के जो रिसर्चर है, इन्होंने क्या बनाया है, इस सुपर वैक्सीन को बनाया है। ओके, नेक्स्ट, आईपीएससी
स्टेम सेल उपचार, ठीक है। आईपीएस से आधारित क्या है? स्टेम सेल थेरेपी। बेसिकली क्या है ये? जापान ने पार्किंसंस रोग यानी कि जो दिमाग का रोग होता है और हार्ट फेलियर के उपचार हेतु प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल आधारित विश्व के पहले उपचार को स्वीकृति दे दी है, ठीक है। तो आप ये याद रखिए बस, आईपीएस से आधारित क्या है? स्टेम सेल थेरेपी को मिल गया है रिकॉग्निशन या तो इसको एक्सेप्टेंस, ठीक है। नॉट सो इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, रोग कंट्रोल, उन्मूलन एवं संक्रामक रोग यानी कि डिजीज एंड ग्लोबल हेल्थ की बात करते हैं। तो यहाँ पे डब्ल्यूएचओ, रोग उन्मूलन यानी कि डिजीज एलिमिनेशन वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसमें क्या होगा? ओके, इसमें क्या होगा समझते हैं। लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग, तो चिली दक्षिण अमेरिका का ये देश है, दक्षिण अमेरिका का पहला कुष्ठ रोग मुक्ति प्रमाणित देश बना। मतलब दक्षिण अमेरिका में लेप्रोसी बीमारी अब जीरो हो गई है, ना के बराबर हो गई है, ठीक है। मुक्त प्रमाणित देश बने, इसको सर्टिफाइड सर्टिफाइड कंट्री हो गया। ऐसा नहीं कि जीरो हो गया है, लेकिन इसका एक क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया को ये कंट्री फुलफिल करता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो कुछ रोग फ्री कंट्री कौन सा बन गया है? चिली, जो दक्षिण अमेरिका का एक देश है। ट्रकोमा, इराक को डब्ल्यूएचओ द्वारा आधिकारिक तौर पर ट्रकोमा मुक्त घोषित कर दिया गया है, ठीक है। ट्रकोमा मुक्त इसे घोषित कर दिया गया। ट्रकोमा क्या है बेसिकली? ट्रकोमा एक अंधेपन का सबसे बड़ा कारण है बेसिकली, ठीक है। ये एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कि आंख को खराब कर देता है, ठीक है, ट्रकोमा। नेक्स्ट, रिवर ब्लाइंडनेस। रिवर ब्लाइंडनेस जिसे आप कहते हैं ऑन्कोसेरसियासिस, ऑन्कोसेरसियासिस। तो नाइजर देश ये रिवर ब्लाइंडनेस से मुक्त हो गया है, राइट। ये क्या होता है? ये बेसिकली मक्खी के काटने की वजह से ये एक रोग फैलता है, ओके। ऑलराइट, नेक्स्ट है एचआईवी और सिफिलिस, मदर टू चाइल्ड जो फैलता है। तो डेनमार्क, डेनमार्क मातृ शिशु संचारण समाप्त करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश बन गया है, ठीक है। यहाँ पे मदर से चिल्ड्रन में ट्रांसफर नहीं होगा, ऐसा डेनमार्क सबसे पहला देश बन गया है। अगला टीके एवं औषधियां की बात करते हैं। तो NOPV2 डब्ल्यूएचओ द्वारा नए जो नोवेल ओरल पोलियो वैक्सीन है टाइप 2 को प्री क्वालिफिकेशन प्राप्त हो गया है, ओके। मतलब क्या? ये एक ऐसा वैक्सीन है जो कि पोलियो वायरस के खतरे को कम करता है, ठीक है। तो इसको क्या मिल गया है? ये क्वालिफिकेशन इसको मिल गया है कि भाई इसको हम यूज कर सकते हैं। लेना कापाविर, ये जिम्बाब्वे ने 6 माह में एक बार दी जाने वाली इंजेक्टेबल एचआईवी दवा शुरू की है। मतलब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एचआईवी की ये दवा पहली बार यूज हुआ है किसी कंट्री में, सबसे पहली बार। इसका नाम क्या है? लेना कापिवर, इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा देश ऐसा है जो जिम्बाब्वे है? तो 6 महीने में इसका एक इंजेक्शन दिया जाएगा, ओके। ये एक बेसिकली एक इनहिबिटर, ये रेट्रोवायरल दवा है, मतलब जो वायरस को सप्रेस करता है, उसको दबा देता है, रोक देता है, ओके। नेक्स्ट, उभरते स्वास्थ्य खतरे, जो हैंटा वायरस काफी इंपॉर्टेंट है। ये हैंटा वायरस, हैंटा वायरस, राइट। तो नीदरलैंड के पास क्रूज पोर्ट यानी कि जो एक क्रूज पोर्ट है, ठीक है, वहां पे एमवी हॉन्डियस क्रीव पर कृतंक जनित हंता वायरस से 3 मौतें हुई थी। मतलब बेसिकली इस रोडेंट से, ठीक है, क्या हुआ था? 3 मौत हुआ था। तो बेसिकली किससे होता है ये चूहों के मलमूत्र से फैलता है। ये एक जूनोटिक वायरस है। जूनोटिक मैंने आपको पहले बताया है, जूनोटिक। जूनोटिक ये टर्म क्या है? मतलब जो जानवरों से इंसानों में फैलता है। तो हंता वायरस क्या है? ये जानवरों से इंसानों में फैलता है। किससे फैलता है हंता वायरस? चूहों से, चूहों के मलमूत्र से फैलता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है? बेबेसियोसिस। गिर राष्ट्रीय उद्यान में टिक जनित प्रोटोजोआ परजीवी बेबेसियोसिस से 8 शेर के शावकों की मृत्यु हो गई। इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट, ओके। ऑलराइट, तो ये क्या है? टिक जनित है। मतलब टिक मतलब जो एक कीड़ा होता है जानवरों के ऊपर बॉडी पे जो खून चूसता रहता है, विच इज कॉल्ड टिक। तो उसके माध्यम से बीमारी फैलती है, जिसकी वजह से 8 शेर के बच्चों की मौत हो गई। इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्या है? हर्बिसाइड पैराक्वेट प्रतिबंध। समझते क्या है? देखिए, ये जो पैराक्वेट है, ये एक बहुत अधिक विषैला क्या है? हर्बिसाइड है,
ठीक है। हर्बिसाइड है, मतलब जो कि प्लांट्स पर छिड़का जाता है। ये एक बहुत विषैला है, बहुत क्या है ये, ठीक है, विषैला है, बहुत विषैला है, प्लस इसका कोई एंटीडोट नहीं है। मतलब इसको जिसके बॉडी में गया तो उसको ये उसको पूरा तरीके से उस इंसान को ये मार देगा। उसके लिए कोई इसका एंटीडोट नहीं बना है, मतलब इस विष को काटने का कोई दवाई नहीं बना है। और तेलंगाना इस हर्बिसाइड को, मतलब इस क्या पत्तों पर या फलों पर छिड़काव करने वाली जो ये दवाई है, ये पैराक्विट, इसको बैन करने वाला तेलंगाना पहला राज्य बन गया है। ठीक है, सॉरी, तीसरा राज्य बन गया है। थर्ड स्टेट तेलंगाना है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि पहला दूसरा कौन सा है, तो पहला राज्य है केरल। केरल पहला राज्य है जो कि इस हर्बिसाइड को, पैराक्विट को बैन करता है। ठीक है, सेकंड कौन सा है, फर्स्ट इज केरल, सेकंड इज उड़ीसा। उड़ीसा ने इस हर्बिसाइड को, इस छिड़काव वाली दवा को बैन करता है। थर्ड बन जाता है हमारा तेलंगाना। नाउ नेक्स्ट, अच्छा, चीन द्वारा गर्भ निरोधक पर टैक्स। तो गिरती जन्म दर को नियंत्रित करने हेतु 1 जनवरी 2026 से गर्भ निरोधक उत्पादों पर टैक्स लगाया जाएगा। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पर या प्रोडक्ट्स पर क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। ओके, ठीक है, ताकि मतलब लोग इसको खरीदे नहीं। और चीन में जो पॉपुलेशन डिक्लाइन वाला फेज चल रहा है, मतलब वहां पे लोग बच्चे कम पैदा कर रहे हैं, ठीक है, उसको, उस दर को रोकने के लिए इन कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोडक्ट्स पर क्या लगेगा, टैक्स लगेगा, ताकि महंगी हो जाए और ज्यादा लोग खरीदे नहीं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन, नेशनल वन हेल्थ मिशन की बात करते हैं, विच इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो जूनोटिक संक्रमण, मतलब जो पशु जनित रोग हैं, महामारी के खतरों और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से निपटने हेतु केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति मिली है। ठीक है, ओके, बेसिकली जो ह्यूमन हेल्थ है या जो एनिमल हेल्थ है और पर्यावरण है हमारा, पारिस्थितिक एनवायरमेंटल हेल्थ है, ये सब आपस में एक तरीके से जुड़े होते हैं गहराई से। ठीक है, और और जो 60% से ज्यादा जो मानव संक्रामक रोग होते हैं, जो जोनेटिक जोनेटिक डिजीज होती हैं, ये क्या है, ये एक दूसरे से जुड़े हैं। तो अगर आप एक को कम करते हैं तो दूसरा भी क्या होगा, कम होगा। तो गवर्नमेंट ने, मंत्रिमंडल ने क्या दे दिया है, इसको स्वीकृति दे दिया है, इसको टैकल करने के लिए। ओके, इसमें क्या क्या शामिल है, तो कैबिनेट सचिवालय के तहत नेशनल वन हेल्थ सेल लॉन्च किया जाएगा। नेशनल वन हेल्थ सेल किस लिए, इस पर निगरानी रखने के लिए। ठीक है, जो क्या करेगा, जो जोनोटिक डिजीज हैं, जो कि जानवरों से इंसानों में फैलते हैं, इन बीमारियों पर ये नजर रखेगा। ठीक है, इसके अलावा मानव स्वास्थ्य, पशुपालन एवं वन्य जीव संरक्षण और पर्यावरण निगरानी का ये क्या है, एकीकरण है। मतलब इन सभी को एक ही सेल से कंट्रोल किया जाएगा, निगरानी रखा जाएगा, सर्विलेंस में रखा जाएगा। इसके अलावा देश भर में BSL-4 बायोसेफ्टी, जो मतलब जो बायोसेफ्टी लेवल 4 है, जो बायोसेफ्टी लेवल 4 के जो लैब्स हैं और नेशनल जीनोम डेटाबेस हैं, उनका निर्माण किया जाएगा। मतलब लेबोरेटरी और डेटाबेस, जीनोम डेटाबेस को स्टैब्लिश किया जाएगा। ऑल्सो वन हेल्थ समिट 2026 को हुआ, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो वन हेल्थ समिट 2026 कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था, तो ये लियोन, फ्रांस के लियोन में हुआ था, जो कि 5 से 7 अप्रैल 2026 को ऑर्गेनाइज किया गया था। इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वन हेल्थ समिट 2026, तो ये फ्रांस में हुआ था। नेक्स्ट, आपातकालीन स्वास्थ्य, पर्यावरण, स्वच्छता एवं तंबाकू नियंत्रण, राइट, यानी कि इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज और एनवायरमेंटल हेल्थ एंड सैनिटेशन की बात करते हैं। इसमें क्या है, हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस, हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस, एक कॉरिडोर बनाया गया है। मतलब 1386 किलोमीटर लंबे दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेसवे पर भारत का पहला ये कॉरिडोर विकसित होगा, जो कि हर 80 से 100 किलोमीटर पर एक हेलीपैड बनाए जाएंगे। और गोल्डन आवर में पीड़ित को निशुल्क एयरलिफ्ट
किया जाएगा। मतलब गोल्डन आवर क्या होता है, मतलब जैसे किसी का एक्सीडेंट होता है तो उसके पास 1 घंटे का समय बचता है। 1 घंटे में अगर आप वो हॉस्पिटल पहुँच गया तो बहुत हाई चांसेस होते हैं कि उस पेशेंट की जान बच सकती है। ठीक है? तो इसीलिए क्या होगा कि नेशनल हाईवे पर हर 80 से 100 किलोमीटर पर एक हेलीपैड बनाया जाए, ताकि ऐसे जरूरतमंद लोगों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके। ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट। तंबाकू नियंत्रण की बात करते हैं, यानी टोबैको कंट्रोल की बात करते हैं। ओके, तो राजस्थान। ठीक है, सो डब्ल्यूएचओ ने नो टोबैको डे अवार्ड 2026 स्टैब्लिश किया था। तो दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र हेतु राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को ये प्राप्त हुआ है। किसको? राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को ये अवार्ड मिला है, नो टोबैको डे का अवार्ड। ठीक है? ओके, नेक्स्ट, यूके टोबैको एंड वेप्स बिल। इसमें क्या है समझते हैं। तो 1 जनवरी 2009 को या उसके बाद जन्मे व्यक्तियों को जीवन भर तंबाकू उत्पाद बिक्री पर पूर्ण कानूनी प्रतिबंध। ठीक है, ये क्या है? तंबाकू मुक्त पीढ़ी तैयार करने की प्लानिंग हो रही है। राइट, मतलब 1 जनवरी 2009 के बाद जो लोग पैदा हुए हैं उनको किसी भी प्रकार का तंबाकू उत्पाद बेचा नहीं जाएगा। ठीक है, या उनको बेचने के लिए प्रेरित नहीं किया जाएगा। इसके लिए अवैध उनको डिक्लेयर कर दिया गया है। ठीक है, यानी कि सिगरेट, तंबाकू हो गए, उनकी उत्पाद या बिक्री वो नहीं कर सकेंगे। नेक्स्ट, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंध नियम। ठीक है, ये क्या है? यानी कि बायोमेडिकल वेस्ट रूल 2026 इंपॉर्टेंट है। बायोमेडिकल वेस्ट रूल 2026 है। ये क्या है? मैं लिख देता हूं, बायो मेडिकल वेस्ट 2026 रूल है। ये बेसिकली रूल 2026, ये क्या समझते हैं? यानी कि जो अस्पताल से जो एक संक्रमित कचरे निकलते हैं, मतलब जो एक इन्फेक्शियस जो कचरे निकलते हैं, उसके हर एक बैग पर एक बारकोड लगाया जाएगा और एक जीपीएस ट्रैकिंग लगाना अनिवार्य हो जाएगा, ताकि सरकार को और मेडिकल टीम को ये पता चले कि ये कचरे आखिर उनको डंप कहाँ किया जा रहा है। यानी कि उन्हें ऐसा तो नहीं कि उन्हें खुले में फेंक दिया जा रहा है, जिससे क्या होगा, ये इन्फेक्शियस है, यानी कि दूसरे लोगों को ये फैलने लगेगा। राइट, तो इससे बचने के लिए गवर्नमेंट ने क्या रूल बनाया है? बायोमेडिकल वेस्ट 2000 रूल 2026। राइट, उस पर क्या लगाया जाएगा? मैंडेटरली इस पे एक जीपीएस ट्रैकिंग लगाया जाएगा उसके बैग पर, ताकि इसको ट्रैक किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट, स्ट्रीट फूड स्वच्छता। अहमदाबाद नगर निगम द्वारा स्ट्रीट फूड वेंडरों हेतु अनिवार्य क्यूआर कोड आधारित स्वच्छता निगरानी प्रणाली शुरू किया जाएगा, ताकि उनको भी क्या दिया जाएगा? एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, ताकि उनको भी ट्रैक और उनको सर्विलेंस पे रखा जाए कि कहीं ये खराब फूड प्रोडक्ट यूज तो नहीं कर रहे हैं। और नेक्स्ट है जलदाह मान्यता, रिजोमेशन, विच इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो स्कॉटलैंड पर्यावरण अनुकूल वाटर क्रीमेशन को कानूनी मान्यता देने वाला यूके का पहला देश बना है। यानी कि जो क्रीमेशन है, यानी कि जो दाह संस्कार होता है, अब वो वाटर बेस्ड भी होगा। ठीक है, वाटर बेस्ड। तो क्या होगा बेसिकली इसमें, जो स्कॉटलैंड है इसने जो पारंपरिक दाह संस्कार होते हैं उसके स्थान पर पानी और अल्कलिन हाइड्रोलिसिस द्वारा पर्यावरण अनुकूल अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहा है। ये मतलब उसकी बेसिकली इसको मंजूरी मिल गई है। ठीक है, ओके, यानी कि अब क्या होगा, जो दाह संस्कार होगा वो मतलब अल्कलिन हाइड्रोलिसिस के माध्यम से होगा। मतलब हो सकता है कि ऐसा हो कि केमिकल में डाल के इस बॉडी को डिकम्पोज कर दिया जाए। राइट, ओके, नेक्स्ट, सेवेंथ जो लास्ट पॉइंट है आज का, दैट इज अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रशासन एवं सहयोग, यानी कि इंटरनेशनल हेल्थ गवर्नेंस एंड कोऑपरेशन। इसकी बात करते हैं तो 79th जो विश्व स्वास्थ्य सभा है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली था 79th, जो 18 से 23 मई 2026 को जिनेवा में आयोजित हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, तो ये जिनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में से ऑर्गेनाइज किया गया था। और डब्ल्यूएचओ से सदस्यता वापसी, ये क्या समझते हैं? तो अर्जेंटीना ने कोविड 19 महामारी प्रबंधन पर असहमति जताते हुए 17 मार्च 2026 को डब्ल्यूएचओ की सदस्यता ही छोड़ दी थी। किसने? अर्जेंटीना, ये कंट्री है। राइट, अर्जेंटीना कंट्री ने इस मेंबरशिप को ये छोड़ दिया। इसके अलावा कुछ समझौते हुए ये क्या समझते हैं? भारत और जापान फार्मास्यूटिकल, मेडिकल डिवाइस और बायोटेक्नोलॉजी सहयोग किसके बीच में स्थापित हुआ? भारत और जापान के बीच में स्टैब्लिश किया हुआ है। राइट, और मतलब बायोटेक यानी कि फार्मास्यूटिकल फील्ड को और डेवलप करने के लिए, उसमें और एडवांसमेंट करने के लिए इन दोनों देश के बीच में क्या हुआ? एग्रीमेंट साइन हुए हैं। नेक्स्ट है भारत और वियतनाम के बीच में क्या साइन हुआ, देखते हैं। तो स्वास्थ्य नियमन यानी कि हेल्थ रेगुलेशन पर समझौता हुआ है। ठीक है,
ऑब्वियसली ये भी क्या है, किससे रिलेटेड है, ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड ही है। और तेलंगाना और दक्षिण अफ्रीका यानी कि स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा, शिक्षा व निवेश सहयोग, इन इन दोनों इस राज्य में और उस देश के बीच में क्या हुआ है, स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा, शिक्षा से रिलेटेड क्या हुए हैं, इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा हमारा पूरा का पूरा हेल्थ से रिलेटेड इनिशिएटिव्स एंड कैंपेन्स। ठीक है, और ये पार्ट 1 है हमारे नोट्स का, और पेड ग्रुप में मैंने इस नोट्स को दे दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसे प्रिंट कराकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट में क्या है, कुछ क्विक रिवीजन बॉक्सेस हैं, मतलब जो हमने पार्ट 1 में पढ़ा है आप इसको क्या कर सकते हैं, रिवाइज करने के लिए ये फैक्ट आप देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इतना ही आज के लिए। ठीक है, जो अगला जो हमारा पार्ट 2 है ये से हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप इस करंट अफेयर को भी साइड बाय साइड आप इसे पढ़ते रहिए, राइट, ताकि और हालांकि ये 40 पेज का ही करंट अफेयर है, आप इसे कोशिश करेंगे तो आप इसे 4 दिन में खत्म कर सकते हैं, और एक हफ्ते में आप इसे मल्टीपल टाइम आप रिवाइज भी कर सकते हैं। 4 दिन तो मैंने आपको बहुत ज्यादा बता दिया है, आप जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है इसे सिर्फ 2 दिन में खत्म कर देंगे, राइट। और आपको इतना ही करने की जरूरत है, और आप ये कोशिश भी मत करिए कि आप करंट अफेयर के जितने प्रश्न आएंगे 100% प्रश्न को आप सॉल्व कर भी नहीं पाएंगे, आप कितना भी करंट अफेयर क्यों ना पढ़ लें। ठीक है, तो कम पढ़िए लेकिन प्रोडक्टिव पढ़िए। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।